अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 24 जनवरी है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 16 बड़ी और सबसे खतरनाक खबरों के साथ। आज की खबरें सीधे जुड़ी हैं अमेरिका, ईरान, इजराइल, यमन, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, रूस, यूक्रेन, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, अमेरिका से। कहीं जंग की चेतावनी, कहीं सैटेलाइट निगरानी, कहीं तेल पर कंट्रोल तो कहीं सड़कों पर बगावत। मिडल ईस्ट आग की लपटों पर खड़ा है और दुनिया सांस रोक कर देख रही है। क्या यह टकराव जंग में बदलेगा या कोई नया मोड़ आएगा? आइए शुरू करते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मदुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका का पहला हमला। अमेरिका की मिलिट्री ने पूर्वी प्रशांत समुद्र में कथित ड्रग तस्करी वाली नाव पर एक स्ट्राइक किया, जो मदुरो की गिरफ्तारी के बाद उनका पहला जाना माना हमला है। अमेरिका की कमान के मुताबिक इस हमले में 2 लोग मारे गए और एक सवार बच गया, जिसके लिए कोस्ट गार्ड को बचाव के लिए सूचित किया गया। अमेरिका का दावा है कि यह नाव ड्रग रूट पर थी और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल थी। यह कार्रवाई पिछले कुछ महीनों से जारी अमेरिकी अभियान का हिस्सा है, जिसमें समुद्री ड्रग तस्करों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ईरानी सेना की खुली चेतावनी, इजराइल और अमेरिका से अगली जंग आखिरी टकराव होगी। दोस्तों, ईरान के एक सीनियर मिलिट्री अफसर ने इजराइल और अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगली जंग के बाद कोई सीज फायर नहीं होगा। ईरानी फौज पूरी तरह हाई अलर्ट पर है और हर हालत से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने ट्रंप की नीति की तुलना हिटलर की रूस पर चढ़ाई से करते हुए कहा, जैसे हिटलर की वही चाल उसकी तबाही बनी, वैसे ही ट्रंप का ईरान के खिलाफ रवैया अमेरिका के लिए ज्यादा खतरनाक नतीजे लाएगा। ईरान ने साफ कर दिया कि अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं, हालत बहुत नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, सऊदी अफसर का बड़ा बयान। दोस्तों, हद्रमौत की आजादी से पहले यमनी फोर्सेस को संबोधित करते हुए एक सऊदी मिलिट्री अफसर ने अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर यमन खो गया तो अरब दुनिया कभी दोबारा खड़ी नहीं हो सकेगी। इस बयान को अरब एकता और यमन की अहमियत से जोड़कर देखा जा रहा है। आज ये अल्फाज फिर चर्चा में हैं, क्योंकि यमन की जंग सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरे अरब इलाके के भविष्य से जुड़ी मानी जा रही है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, ईरान की सैटेलाइट निगरानी, जॉर्डन के अमेरिका एयरबेस पर नजर रखी जा रही है। दोस्तों, इस वक्त मिडल ईस्ट से एक बेहद अहम और खतरनाक ब्रेकिंग सामने आई है। ईरान ने दावा किया है कि उसके सैटेलाइट सिस्टम जॉर्डन के मुफाफ एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी एयरफोर्स की हर हरकत पर नजर रखे हुए। ईरानी बयान के मुताबिक इस निगरानी में अमेरिकी फाइटर जेट्स और हवा में ईंधन भरने वाले रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। यह कदम ऐसे समय पर सामने आया है जब पूरे इलाके में सैन्य तनाव तेजी से बढ़ रहा है। ईरान का साफ संकेत है कि अब आसमान से लेकर जमीन तक हर मूवमेंट पर उसकी पैनी नजर मिडल ईस्ट एक बार फिर टकराव की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, मिनियोपोली में जबरदस्त प्रदर्शन। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के मिनियोपोली शहर में से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। शून्य से नीचे तापमान होने के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और शहर लगभग ठप हो गया है। ये लोग इमिग्रेशन एजेंसी ICE के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और उसे शहर से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। कॉरपोरेटर मीडिया भले ही इस आंदोलन को नजरअंदाज कर रहा हो, लेकिन इतिहास इसे याद रखेगा। यह प्रदर्शन इंसाफ, हक और इंसानी इज्जत की आवाज बन चुका है। वहीं आप छठी खबर देखिए, पूर्व ओलंपियन रयान वेडिंग गिरफ्तार। दोस्तों, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के अंटोरिया शहर से बड़ी खबर सामने आई। पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी रयान वेडिंग को पुलिस ने हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया। रयान वेडिंग पर इल्जाम है कि वे इंटरनेशनल लेवल पर कोकीन की तस्करी करने वाले गिरोह को चला रहा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ था और लंबे समय से नजर में था। एक समय देश का नाम रोशन करने वाला खिलाड़ी आज कानून के कटघरे में खड़ा है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, मिडल ईस्ट की तरफ बढ़ रही है अमेरिकी ब्रिटिश फौजी उड़ानें। दोस्तों, पिछले 36 घंटे में मिडल ईस्ट की तरफ अमेरिका और ब्रिटिश मिलिट्री एयरक्राफ्ट की उड़ानों में अचानक तेज इजाफा दर्ज किया गया है। इस बीच
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया, हमारा एक बहुत बड़ा फ्लीट इस तरफ आ रहा है। इस बयान के बाद पूरे इलाके में चिंता और हलचल बढ़ गई है। आसमान में हो रही यह मूवमेंट आने वाले दिनों में किसी बड़े टकराव का इशारा मानी जा रही है। अब सबकी नजरें आसमान पर टिकी हुई हैं। वहीं आप 8वीं खबर देखिए, ट्रंप का बड़ा दावा, अजरबैजान अर्मेनिया में अमन कायम। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अजरबैजान के राष्ट्रपति अलियेव और अर्मेनिया के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पिछले अगस्त में हुए पीस एग्रीमेंट को कायम रखा। ट्रंप ने कहा कि यह एक बहुत खतरनाक जंग थी, लेकिन अब वहां अमन और खुशहाली का दौर शुरू हो चुका है। उन्होंने ऐलान किया कि फरवरी में उपराष्ट्रपति वेंस दोनों मुल्कों का दौरा करेंगे ताकि शांति के इस मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। ट्रंप ने यह भी कहा कि अजरबैजान से रणनीतिक साझेदारी बढ़ाएगा, आर्मेनिया से शांतिपूर्ण न्यूक्लियर समझौता करेगा और सेमीकंडक्टर व डिफेंस इक्विपमेंट की डील करेगा। ट्रंप के मुताबिक अब इलाके में जंग नहीं बल्कि अमन और तरक्की की राजनीति चलेगी। वहीं आप 9वीं खबर देखिए, ईरान को अमेरिका की सख्त चेतावनी। दोस्तों, अमेरिका के राजदूत माइक हगाबी ने ईरान को खुली चेतावनी दी है कि अगर तेहरान ने अपना रास्ता बदला तो अमेरिका आगे की कार्रवाई कर सकता है। एक इंटरव्यू में हकाबी ने कहा कि ईरानी लीडरशिप पहले ही देख चुकी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी धमकियों पर अमल करता है। उन्होंने कहा कि ईरान को वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। हकाबी ने आरोप लगाया कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका की चेतावनियों को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी हुकूमत अपने लोगों को परेशानियों पर ध्यान देने के बजाय हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे ग्रुप में को मदद दे रही है। हगाबी के मुताबिक हालत अभी बेहद नाजुक है और ट्रंप का फैसला ही आगे की दिशा तय करेगा। वहीं आप 10वीं खबर देख सकते हैं, सीरिया सरकार ने रक्का की अल अक्तान जेल अपने कब्जे में ली। दोस्तों, सीरिया के गृह मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उसने रक्का शहर की अल अक्तान जेल पर कंट्रोल संभाल लिया है, जो पहले कुर्दिश एसडीएफ के पास थी। इस जेल में आईएसआईएस से जुड़े कैदी रखे गए थे और हाल ही में यहां सरकारी फौज और एसडीएफ के बीच झड़पें भी हुई थी। अमेरिका अब हजारों आईएसआईएस कैदियों को सीरिया से इराक शिफ्ट कर रहा है, जिससे सिक्योरिटी को लेकर चिंता बढ़ गई है। एसडीएफ ने चेतावनी दी है कि अगर हालात बिगड़े तो इलाके में फिर से अराजकता और आतंकवाद लौट सकता है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, इराक के तेल पैसों पर अमेरिका का कंट्रोल। दोस्तों, 2003 में इराक पर हमले के बाद से अमेरिका इराक के तेल से आने वाली कमाई पर बड़ा कंट्रोल रखता है। इराक का ज्यादातर ऑयल रेवेन्यू न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में रखा जाता है, जिससे अमेरिका को इराक की इकोनॉमी पर सीधा असर डालने की ताकत मिलती है। इराक का लगभग 90% बजट तेल से आता है, इसलिए डॉलर की सप्लाई रोकना या चलाना अमेरिका का बड़ा हथियार बन गया है। हाल ही में अमेरिका के दबाव में इराक ने डॉलर नीलामी सिस्टम भी बंद कर दिया है। इस सिस्टम ने इराक को स्थिरता दी, लेकिन साथ ही उसे अमेरिकी दबाव के नीचे भी रखा। वहीं आप 12वीं खबर देख सकते हैं, अबू धाबी ने रूस यूक्रेन वार्ता बेनतीजा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों की अबू धाबी में अहम बातचीत हुई, लेकिन डोनबास के मसले पर कोई समझौता नहीं हो सका। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपना पूर्वी इलाका डोनबास छोड़ दे, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जमीन देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसी बीच रूसी हमलों से यूक्रेन की बिजली और हीटिंग सिस्टम तबाह हो रही है और हालात इंसानी संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका शांति समझौते का दबाव बना रहा है, लेकिन जंग अभी थमती नजर नहीं आ रही। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, तुर्की का बड़ा अलर्ट। दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने चेतावनी दी है कि इजराइल ईरान पर हमला करने का मौका तलाश कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी किसी भी कार्रवाई से पूरे मिडल ईस्ट में हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। हाकान फिदान ने बयान दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि कोई दूसरा रास्ता निकल जाए, लेकिन हकीकत यह है कि खासतौर पर इजराइल ईरान को निशाना बनाने का मौका ढूंढ रहा है। उन्होंने बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल की धमकियों के बीच इलाके में तनाव लगातार बढ़ रहा है।
मिडल ईस्ट एक बार फिर बड़े टकराव की तरफ जाता दिख रहा है। वहीं आप 14वीं खबर देखिए, ईरान के विदेश मंत्री का जेलेंस्की पर सीधा हमला। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरगाची ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी हिफाजत खुद करता है और किसी विदेशी फौज या किराए के लड़ाकों पर निर्भर नहीं है। अरागची ने जेलेंस्की पर इल्जाम लगाया कि वह अमेरिका और यूरोपीय टैक्स देने वालों का पैसा अपने फासिद जनरलों की जेब भरने में खर्च करता है। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करता है, लेकिन खुद अमेरिका से ईरान पर गैर कानूनी हमला करने की मांग कर रहा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई सिर्फ मैदान की नहीं है, बल्कि कहानी और कानून की लड़ाई भी बन चुकी है। वहीं आप 15वीं खबर देखिए, नाब्लूस में फलस्तीनी किसान की शहादत। दोस्तों, आज दक्षिण नाब्लूस मादमा इलाके में एक फलस्तीनी किसान को इजरायली फोर्स ने गोली मार दी, जिससे उसकी शहादत हो गई। फलस्तीन रेड क्रिसेंट के मुताबिक वह किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उस पर फायरिंग की गई। रेड क्रिसेंट ने बताया कि जख्मी हालात में उसे बचाने पहुंची एम्बुलेंस को इजरायली फोर्स ने रोक दिया और किसान को किसी अज्ञात जगह ले जाया गया। इसी हफ्ते दक्षिण बेतलहम में बेतफजार इलाके में 12 फलस्तीनियों की गिरफ्तारी भी की गई। इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं आप आखिरी और 16वीं खबर देख सकते हैं, इराक ने सीरिया बॉर्डर पर अलर्ट बढ़ाया। दोस्तों, इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कहा है कि इराकी क़यादत को इलाके के हालात की पहले से सही जानकारी है। इसी वजह से सीरिया बॉर्डर की हिफाजत के लिए खास प्लान बनाए गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर से मुलाकात में ISIS कैदियों और जेल की सिक्योरिटी पर चर्चा हुई है। सुदानी ने कहा कि बॉर्डर पहली बार नए तरीके से मजबूत किया जा रहा है और आतंकवाद से लड़ाई जारी रहेगी। इराक और अमेरिका के बीच तालमेल जारी है, लेकिन अब ज्यादातर सैन्य ठिकानों का कंट्रोल पूरी तरह इराकी फौज के हाथ में आ चुका है। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 16 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।